आपकी कंपनी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि रिक्वायर्ड पीपीज आपको वर्कमैन को प्रोवाइड करवाना, कि ये आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहनना चाहिए, जो आपके बॉडी पे कोई भी इफेक्ट्स नहीं डालेगा। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दे और वर्कमैन उसे पहने। तो ये तीनों मैंने आपको समझा दिया है, ये तीनों रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम और देखेंगे, कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये आर्टिकल 16 एनसी 155 का है। और इसके बाद ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद और है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि दिस ड्यूटी आर वेरी जनरली वर्डेड इन द कन्वेंशंस आर 164। देखिए, हम लोग बात किए थे आर्टिकल 16 155 में, अब एक रिकमेंडेशंस भी दिया हुआ है 164 में। तो रिकमेंडेशंस में क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, राइट। तो एक एक रिकमेंडेशंस को हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो कहता है, देखिएगा ध्यान से, कि आर 164 एक्सपेंड्स ऑन what they might mean in practice. It identify some practical obligations to meet the objective of Article 16 of C-155. तो रिकमेंडेशंस में क्या क्या है, तो देखिएगा कि रिकमेंडेशंस क्या क्या दिया हुआ है, कि ये भी करना ही पड़ेगा जो रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो रिकमेंडेशंस भी आपको एक बार जानना चाहिए। तो ये है जो नीचे रिकमेंडेशंस है, तो फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस ऑन एम्प्लॉयर्स। तो फर्स्ट पहला क्या है, प्रोवाइड वर्कप्लेस एंड इक्विपमेंट। ध्यान दीजिएगा, यहां है प्रोवाइड वर्कप्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड विच आर सेफ। देखिएगा, पहला प्रोवाइड वर्कप्लेस, यानी जो आपका कार्य क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कार्य क्षेत्र है, इन वर्क इक्विपमेंट, जो आपके यहाँ यूज होने वाले इक्विपमेंट हैं, इन यूज वर्क मेथड्स, और उनका उपयोग करने का जो तरीका है वह सेफ होना चाहिए, और वह किसी भी एंगल से आपके हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं डाले, उसमें कोई रिस्क नहीं हो, यह कंपनी को कराना है। पहला। दूसरा रिक्वायरमेंट है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। उनको आवश्यक निर्देश और प्रशिक्षण दोनों देना है। निर्देश और प्रशिक्षण, ध्यान दीजिएगा, जैसे उनको पता होना चाहिए कि इसको नहीं छूना है, इसको छूना है, या हाथ नहीं डालना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, मतलब जो बोलते हैं ना, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो उनको पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है, और प्लस ट्रेनिंग उनको होना चाहिए कि हमको इस प्रोसेस को कैसे, इस प्रोसेस में काम करना है, कैसे हमको ऑपरेट करना है, ये उनको पता होना चाहिए। तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वर्कमैन को प्रॉपर निर्देश और ट्रेनिंग दे, ये जिम्मेदारी दी है, ये रिकमेंडेशंस दिया गया है। कहता है प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए किसी वर्कर को आपने कह दिया कि ऐसे ऐसे ही काम करना है, तो वैसा भी नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया और सुन लिया और वैसे ही करेगा। हो सकता है उससे गलती हो सकती है, तो वहां पे सुपरविजन मतलब देख रेख के लिए कोई ना कोई आपका इंजीनियर सुपरवाइजर होना चाहिए, कि लोगों को देखे कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण, आपने वर्क एट हाइट पे काम करना है, वर्कर को वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए असाइन किया है, और वो वर्क एट हाइट पे काम भी कर रहे हैं। उनको बोला कि भैया आपको फुल बॉडी हार्नेस पहन के काम करना है, एंकरिंग करना है, अच्छे से आपको प्लेटफॉर्म जो दिया गया है उस पर चढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, सब कुछ आपने समझा दिया। एक बार आपने बता दिया तो हो सकता है वो पहनना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि बीच में वो नहीं पहने, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि बीच में वो सेफ्टी बेल्ट पहनना भूल जाए। तो इसके लिए देख रेख के लिए, सुपरविजन के लिए आदमी चाहिए। सुपरविजन के लिए कौन कौन होता है? सबसे पहला जिम्मेदारी है सुपरवाइजर की, जो उस कार्य क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो देखेगा। इंजीनियर की जिम्मेदारी है, सेफ्टी ऑफिसर भी अपने सर्वेलेंस में राउंड में देखेगा कि कैसा काम चल रहा है, ऑब्जर्वेशन लाएगा। तो देख रेख के लिए भी आपको आदमी रखना है। ऐसा कंपनी नहीं बोल सकता है कि सर उसको तो हमने बेल्ट दिया था, ट्रेनिंग भी दिया था, उसको बोला भी था, लेकिन उसने फॉलो नहीं किया, हम क्या करें। ऐसा कंपनी नहीं बोल सकता है। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया है कि सुपरविजन भी
होना चाहिए। अगला, put in place health and safety arrangements adapted to suit the size and nature of the undertaking। देखिएगा, put in place health and safety arrangements। अब रही बात कि आप कोई भी कार्य असाइन कर रहे हैं किसी को, तो सिंपल सा बात है कि आपको इतना ध्यान देना है कि उस कार्य में किसी भी एंगल से उसको फिजिकल इंजुरी नहीं हो, शारीरिक रूप से नुकसान नहीं हो। इसके लिए जो भी अरेंजमेंट है सुरक्षा से संबंधित वो आप दीजिए। अब एग्जांपल आपको मैं बात करूं तो सिंपल सा बात है कि जैसे गर्मी का दिन है, हॉट समर अभी आ रहा है, अभी हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो गर्मी का दिन जब आ रहा है तो हॉट समर में प्रॉब्लम क्या होती है, डिहाइड्रेशन ऊपर चढ़ेगा, गर्मी लगेगा, गिर जाएगा, चक्कर आना। तो एटलीस्ट उसके लिए उस टाइप की व्यवस्था करना जिससे उसको ये प्रॉब्लम नहीं हो। क्या कर सकते इसके लिए, ठंडे पानी की व्यवस्था करना, नींबू पानी की व्यवस्था करना, ग्लूकोन डी की व्यवस्था करना, ओआरएस वगैरह देना, रेस्ट रूम वगैरह होना चाहिए, बीच बीच में इंटरवल्स, मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट्स करो कि उसको कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी की जिम्मेदारी है उसको वो देखिए। प्रोवाइड एनी नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट फ्री ऑफ चार्ज। साफ साफ लिखा होगा कि जो भी आपके यहाँ पीपीज देना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब सिर से पांव तक बात कर लो, सेफ्टी शू देना है या लेग गार्ड देना है, फुल बॉडी हार्नेस हो, हैंड ग्लव्स हो, ईयर प्लग, ईयर मफ, नोज मास्क, सेफ्टी हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट या हैंड शू देना है या बॉयलर सूट देना है, जो भी पीपीज है आपका जितना भी है, कोई भी पीपीज आपको देना है वो आपको प्रोवाइड करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्ज नहीं करना है वर्कर से, क्योंकि वो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वर्कमैन को वो प्रोवाइड करे। राइट, तो इसमें अभी तक जितना हमने पढ़ा एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला है कि वर्कप्लेस उसको सुरक्षित देना है, सिंपल सा बात है। प्रोवाइड वर्कप्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड। इसमें क्या है कि किसी भी क्या है व्हिच आर सेफ, किसी भी एंगल से उसके ऊपर कोई भी रिस्क या उसके हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, पहला काम। दूसरा काम, उसको आवश्यक इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग, मतलब उसको बताना पड़ेगा, जैसे वर्कर को नहीं पता है। अब जैसे एग्जांपल, कोई आपके एलपीजी का स्टोरेज है या पेट्रोल का स्टोरेज है, तो वर्कर को बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये जो एरिया है इधर आपको बीड़ी सिगरेट या कोई भी स्मोकिंग नहीं करना है, फ्लेमेबल वर्क भी नहीं करना है, कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, हॉट वर्क नहीं करना है, ये उसको निर्देश देना पड़ेगा। और निर्देश कई माध्यम से दिया जा सकता है, जैसे एक तो आपने उसको बोला, दूसरा निर्देश जो इमेज बोलता है, वहां पे आप साइनेज लगाए हो, डू नॉट स्मोकिंग, डू नॉट यूज मोबाइल फोन, ऐसा कुछ लगाए, ये भी एक निर्देश ही हो गया, साइनेज जो देख के उसको पता चलेगा। राइट, सुपरवाइजर उसको समझाए, सेफ्टी ऑफिसर समझाए, तो आवश्यक निर्देश। और जो काम करने वो जा रहा है, जो काम करने जा रहा है, तो उसमें क्या होगा उसको देखना ये है कि क्या क्या हमको करना है, क्या क्या हमको नहीं करना है, वो उसको पता होना चाहिए। राइट, तो ये निर्देश आपको, ट्रेनिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि वर्कमैन को प्रोवाइड करे। और प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आवश्यक देखरेख, वर्कर का देखरेख करना कंपनी की जिम्मेदारी है। और हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट्स है वो सब आपको लेना है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ लेना है। जो भी आपका हैजार्ड्स है, जिस टाइप के काम करते हैं उसके हिसाब से आपको प्रोविजंस अप्लाई करने हैं। और जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कोई स्पेशल कपड़ा या कोई भी सुरक्षा का पीपीज, तो वो सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको कंपनी को प्रोवाइड करना है वर्कमैन को, जिसका कोई भी चार्ज कंपनी को नहीं करना है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। और इसमें थोड़ा सा है, इंश्योर दैट द आवर ऑफ वर्क डू नॉट, देखो ये टाइमिंग की बात हो रही है कि कितना टाइम वो काम करेगा। तो देखिए इसमें कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम इसमें है, सबको पता है कि अपने यहाँ थोड़ा सा इसको कंप्लायंस करना बड़ा दिक्कत है, लेकिन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि आदमी से एक सप्ताह में
48 आवर से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जो इसको फॉलो नहीं करती है, बहुत ज्यादा ड्यूटी करवाती है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है कि उनसे ज्यादा काम नहीं करवाना है, क्योंकि आप उनसे जब ज्यादा काम करवाएंगे तो फिर वो थकेंगे, फिर वो इंसिडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगा। क्यों लिखता है ना, इंश्योर दैट द आवर्स ऑफ वर्क डू नॉट एडवर्ट। आवाज नहीं मिल रही है? ओके, यस। तो लिखता है वर्क डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉइज सेफ्टी एंड हेल्थ। जब उससे आप ज्यादा काम करवाओगे, थकेगा, तो उसके ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और वो अफेक्ट्स जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे उसके इम्पेक्ट डालेगा, और जब थका हारा आदमी रहता है तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है, इंश्योर दैट द आवर्स ऑफ वर्क, राइट, सुनिश्चित करे, डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉइज सेफ्टी एंड हेल्थ, की ड्यूटी को थोड़ा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आवश्यकता से ज्यादा न हो। दूसरा, टेक मेजर्स टू एलिमिनेट एनी एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल। देखो, कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या है कि वर्क प्लेस ऐसा हो जाता है कि उनको इतना ऊपर से मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, इतना दबाव दिया जा रहा है, ऐसा कंडीशन बना के रखा है कि वर्कर मानसिक रूप से परेशान है, राइट, पूरी तरह से प्रेशर में है। तो जब मानसिक रूप से परेशान है, उस टाइप का उसको क्लाइमेट नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पे इंजरी होने का संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप प्रोसेस प्लांट में जाओगे तो प्रोसेस प्लांट में देखोगे वहां पे कहीं टीवी भी लगाया रहता है जो न्यूज देखेगा, न्यूज़पेपर भी लाया जाता है, थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट खेलने का भी प्लेस होता है, घूमने का भी प्लेस होता है। ये क्यों? ये रिफ्रेशमेंट के लिए होता है। आदमी मशीन नहीं ना है, उसको लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, लगातार वो काम कर रहा है। बोलिए, तो उनको उसको क्या देखना है हमको, कि इतना हमको सुनिश्चित करना है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल प्रेशर नहीं पड़े, नहीं तो होगा क्या, प्रेशर में रहेगा, दुर्घटनाएं हो जाएगी। जैसे आप नोटिस करते हैं, कई लोग आपके आसपास ही रहो और उनसे आप बात कर रहे हैं, कई लोग आपके आसपास हैं और उनसे आप बात कर रहे हैं, आपके बात तो सुने नहीं, ध्यान नहीं दिए मेरे बातों पे। बोले हाँ, फिर से बोलिए क्या मतलब, उसका दिमाग अभी यहाँ नहीं है। मैं सभी छात्रों से म्यूट करके, स्पेशली संदीप, बार बार तुम अनम्यूट कर देते हो। तो आप किसी से बात करते हो बगल में और वो सुना नहीं, फिर उससे आप पूछ रहे हो, आपको बात पता नहीं चला? बोला फिर से बोलिए, क्या बोले आप? बोला हाँ बताता हूँ। मतलब है आपके पास दिमाग, लेकिन कहीं और है, माइंड कहीं और है। तो ये आपको जो मेंटल हेल्थ जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसा है, कुछ कंडीशन में गड़बड़ी तो नहीं है, मानसिक रूप से फिट है कि नहीं है, नहीं तो इंजरी हो जाएगा, दिमाग इधर उधर रहेगा, हादसा हो जाएगा, राइट। तो इन चीजों को आपको इंश्योर करने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा छोटा सा इसी बीच में, कि एक हमारे सहकर्मी है जो एयरफोर्स के पायलट रहे हैं, जो हमारे फैक्ट्री मैनेजर रहे हैं पहले, अभी वो नहीं है, वो एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा, कि जो पायलट होते हैं फाइटर प्लेन का, तो सुबह में जब ड्यूटी आते हैं तो वहां पे 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी दी रहती है कि उनका मेंटल हेल्थ को पढ़ेंगे, मतलब जस्ट बात करेंगे, देखेंगे कैसा है। यदि उनको महसूस होता है कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं से परेशान है, हो सकता है घर में कोई इशू हुआ होगा, कुछ विवाद हुआ होगा फैमिली से, कुछ होगा समस्या, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उनको क्या किया जाता है कि कभी भी फाइटर जेट उड़ाने की अनुमति उस दिन नहीं दी जाती है, नहीं मना किया जाता है कि आपको नहीं उड़ाना है, किसी और काम में इंगेज कर दिया जाता है घुमा के, और कुछ ऑफिसर्स जाकर उनके घर मिलते हैं, बात करना चाहते हैं कि क्या है नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि जो फाइटर प्लेन का ऑपरेशन है उसमें उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और 1 सेकेंड में की भूल जो है तुरंत प्लेन को क्रैश करा देगा,
क्योंकि स्पीड इतना ज्यादा है कि सेकेंडों में वो कहा जाएगा कुछ मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए वहां पे माइंड को बिल्कुल शार्प होना और यूज सेकेंडों में डिसीजन लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको भी पता है आने वाले समय में हादसे होते रहे हैं, प्लेन से संबंधित क्रेश हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी चूक, स्पीड बहुत ज्यादा है, 2000 किलोमीटर की स्पीड है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो नीचे ही आ जाएगा, दीवार जमीन पे आके ठोक देगा। तो मेंटली फिटनेस बहुत जरूरी है काम करने के लिए। आपको बहुत सारे और भी प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और भी बहुत सारे रिस्की इंडस्ट्रीज है जहाँ पे माइंड थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो बड़ा हादसा हो जाएगा, राइट। जैसे आपने एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट है अभी नेपाल का जो इंसिडेंट हुआ, उसमें आपको पता चला कि लास्ट मोमेंट पे जो फाइटर सॉरी एरोप्लेन का पायलट है, उसने जो फ्लैपर को डाउन करने की जगह पे फ्यूल ही बंद कर दिया, और फ्यूल बंद होते ही प्लेन इमीडिएट क्रैश हो गया। समय ही नहीं मिला संभलने का, क्योंकि हाइट बहुत कम था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक 68 लोग 72 लोग का जान ले लिया तुरंत। तो मेंटल मेंटल इलनेस है या मेंटल फिटनेस की हम बात करें, ये बहुत जरूरी है वर्क प्लेस को हेल्दी बनाए रखने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगला है स्टे अप टू डेट विथ नॉलेज इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अबव। अब देखिए, स्टे अप टू डेट नॉलेज, ऊपर जितनी भी सब बातें हो रही है इन सब के बारे में जानकारी, और इसको कैसे कंप्लाई करेंगे, कैसे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, ये जो है कंपनी को पता होना है और उसको फुलफिल करना भी है, ये रिक्वायरमेंट है। और उम्मीद है कि जितनी बातें कही गई है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बात किया है आर्टिकल 16C-155 का, और उसके बाद हम बात की है कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं R-164 में, जिसमें कंपनी को कंप्लाई करना है, जिसमें 5 रिकमेंडेशन यहाँ है और 3 यहाँ है, टोटल 8 रिकमेंडेशंस है। और उम्मीद है कि इसको यदि आप कंपनी फॉलो करे तो उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का इंजरी वर्क प्लेस पे नहीं होगा। नीचे लिखता है कि इन दिस वे the responsibility in placed directly on the employer. However, it is also recognized that individual worker have a critical part to play in keeping workplace safe, so worker are also given duties. अब यहाँ पे बात हो रही है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई है। अभी तक हम जितना बात किए उतना बात किसके लिए है, सब के सब बात जो है कंपनी के लिए, कंपनी को ये करना है, कंपनी को ये करना है, कंपनी को ये करना है। लेकिन नीचे एक लाइन आप पढ़ रहे हैं, सो वर्कर्स आर आल्सो गिवन ड्यूटी, काम करने वाले लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस, निश्चित रूप से होनी चाहिए। सिंटू आपने हैंड रेस किया है, कोई प्रश्न है? बोलिए। इक्विपमेंट जैसे मान लीजिए आपका ड्रिल मशीन हो गया, कटिंग मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, जितने छोटे छोटे इक्विपमेंट है जिससे हम काम करते हैं, ये सब इक्विपमेंट है, राइट। जैसे आपके घर में कोई डिश एंटीना सेट करने आता है तो ड्रिल मशीन लेके आता है ना, ड्रिल करता है दीवार में, वो इक्विपमेंट है, वो ड्रिल मशीन एक इक्विपमेंट है, राइट। तो इक्विपमेंट्स का उपयोग मशीनरी को रिपेयरिंग करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, फिटिंग करने के लिए किया जाता है, तो हो गया इक्विपमेंट। अब कई लोग, बहुत अच्छा सवाल था सिंटू का, मशीन और इक्विपमेंट में क्या अंतर है? तो मशीन जैसे आपके घर में बड़ा बड़ा प्लांट में बड़ा बड़ा मशीनरी है, पैकिंग मशीन है, ये बड़े बड़े मशीनरी है। इक्विपमेंट्स उसको रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक करने के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, राइट। तो मशीन एंड इक्विपमेंट्स। तो चलिए अगला पार्ट हम लोग आते हैं, लिखता है ना अंत में, सो वर्कर्स आर आल्सो गिवन ड्यूटीज, वर्कमैन की भी कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको जरा देख ले क्या कहता है। चलिए, वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहाँ है? आर्टिकल 19 ऑफ C-155, ये लीगल में दिया हुआ है ILO के बुक में। अब कंपनी की जिम्मेदारी कहाँ थी? बैक में देख लो, आर्टिकल 16 में। और वर्कर की जिम्मेदारी कहाँ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? आर्टिकल 19 में। 16 में कंपनी की जिम्मेदारी, 19 में वर्कर की जिम्मेदारी। तो देखिए क्या कहता है, 5 छोर की जिम्मेदारी है, 5 को पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे क्या कह रहा है। Article 19 of C-155 states that all workers and their representative
have to cooperate with their employers so that they can fulfill their safety obligations. क्या है? कहता है R164 मतलब रिकमेंडेशंस भी है, उसमें भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है, बात करेंगे उस पर। मोर डिटेल ऑन दिस जनरल ड्यूटी। टॉपिक फोकस R164 से दैट वर्कर शुड क्या करना है? 5 काम करना है। पहला, टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर आउन सेफ्टी, अपनी सुरक्षा पहले खुद रखनी, एंड दैट ऑफ अदर पीपल हु माइट बी अफेक्टेड बी द थिंग्स दैट दे डू एंड द थिंग्स दैट दे फेल टू। ध्यान से समझिएगा। पहला बात, आपको अपनी सुरक्षा, टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी। सिंपल सा बात है, सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा खुद रखनी है। मतलब ऐसा यदि वर्कमैन आपके पास हो जाए कि हम उसको कहें कि भैया बंबू का इसके फोल्डिंग बन के तैयार है, आप इसके ऊपर चढ़ जाइए, वो बोलेगा हम नहीं चढ़ेंगे, ये अनसेफ है, ये सुरक्षित है, बंबू गैस के फोल्डिंग पे चढ़ के काम करने से इंजरी होने की संभावनाएं ज्यादा है, तो इसलिए सर आप जो है मेटल का इसके फोल्डिंग बनाए या हमको दे, हम इसके फोल्डिंग इसके फोल्डर के साथ मिलके बनवाते हैं और उस पे हम काम करेंगे। बंबू के इसके फोल्डिंग पे मत बोलिए चढ़ने के लिए, क्योंकि इस पे चढ़ने से दुर्घटना हो जाएगा। तो ये अपनी सुरक्षा की बात कर लिया। आपके आसपास में भी कोई वर्कर काम कर रहा है, तो आपके कार्य से उसको कुछ परेशानी नहीं हो। उदाहरण, जैसे मान लीजिए कहीं पे पेंटिंग का काम कोई वर्कमैन कर रहा है और आप वहां पे क्या किए, आकर के वेल्डिंग का काम शुरू कर दिए, तो आपको इंश्योर करना है कि जब हम वेल्डिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी तो नहीं चल रही है जिससे किसी को परेशानी हो और रिस्क पैदा हो या कोई किसी को चोट लग जाए, दुर्घटना हो, ये आपको सुनिश्चित करना है। या कोई भी आसपास में यदि कोई आपके ऐसा काम कर रहा है जिससे कोई दुर्घटना हो सकता है, उसको भी आपको समझाना चाहिए कि देखो ऐसे मत करो, इससे ऐसा काम करने से आपको चोट लग जाएगा, ये थोड़ा सा उसको समझाना चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सुरक्षा खुद रखें, ऐसा कार्य कोई ना करें जिससे आसपास के लोगों को चोट लगे, और आसपास के लोग भी यदि सुरक्षित कार्य कर रहे हैं तो उन्हें आप समझाएं कि आप ऐसा मत करिए, ऐसे करने से नुकसान हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आगे, कंप्लाई विथ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स, कंपनी ने आपको जो निर्देश दिया है उसका पालन करें, प्रोसीजर्स दिया है उसका पालन करें। उदाहरण, कंप्लाई विथ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, आप ट्रेन में चढ़ते हो, चैन पुलिंग के लिए दिया हुआ है चैन, कुछ आपातकाल स्थिति है, उस स्थिति में चैन पुलिंग करना है, लेकिन क्या उसका इंस्ट्रक्शंस का फॉलो होता है? जवाब होगा नहीं। 100%, 99.99% उसका गलत इस्तेमाल होता है, राइट, जो नहीं करना चाहिए। तो कंपनी ने जो प्रोसीजर्स दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया है, कंपनी ने आपको बोला कि आपको यहाँ पे बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, यहाँ पे मोबाइल नहीं चलाना है, आपको पीपीई पहन के काम करना है, आपको हाइट पे चढ़ना है तो पहले परमिट लेना है, सब कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, ग्रीन टैग लगेगा इसके फोल्डिंग में तभी चढ़ना है। मतलब कंपनी ने जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोसीजर्स बनाया है, उस प्रोसीजर्स को आपको क्या करना है? फॉलो करना है पूरी तरह से, कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली एंड नॉट टेम्पर विथ इट, जो भी आपको सुरक्षा के उपकरण दिए गए हैं उसको सही तरीका से पहने, सही तरीका से उपयोग करें, कहीं से उसको डैमेज या तोड़ना या कुछ भी हिट करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उदाहरण क्यों लिखा हुआ है डू नॉट टेम्पर इट? इसका इसलिए लिखा हुआ है कि मैं देखता हूं, आप भी नोटिस करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप जाएंगे तो कई लोग क्या करते हैं, सेफ्टी हेलमेट में छेद कर देगा ऊपर से 2-3। क्यों सर? थोड़ा हवा लगेगा, सिर में गर्मी लगता है। भाई साहब, जब सेफ्टी हेलमेट में आप होल कर देंगे तो उसका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगा, आपके सिर के ऊपर कोई वस्तु गिरेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, तोड़ देगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी होल करके कमजोर कर दिया है आपने। तो ऐसा एक उदाहरण दिया, तो कोई भी ऐसा इक्विपमेंट से उसको आप छेड़छाड़ न करें, तोड़े नहीं। जो भी आपको इक्विपमेंट दिया गया है उसको सही से उपयोग करें, गलत तरीके से उपयोग न करें। अगला, रिपोर्ट एनी सिचुएशंस which they believe could be hazard and which they cannot themselves correct, आप ऐसा कुछ
परिस्थिति ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि इससे खतरा हो सकता है, इससे किसी को चोट लग सकता है, तो यदि आपसे ठीक हो सकता है तो आप ठीक कर दीजिए, यदि नहीं ठीक होता है आप उसे रिपोर्ट कीजिए। ठीक कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं प्लांट में, तो आपने देखा एक प्लाईवुड पड़ा है जिसपे नेल ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो आप उसको हाथ से उठा करके साइड में रख सकते हैं, तो क्लोज हो गया, हजार जीरो हो गया। और नहीं कर सकते, जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल केबल, ओपन लाइव इलेक्ट्रिकल केबल नीचे है, तो अब ये तो इसके संपर्क में आएंगे तो चोट लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, और आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिशियन करेगा। तो आप इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करेंगे, उन्हें बताएंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे, किसी न किसी को इंटीमेट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या कोई सीरियस हैजार्ड है तो आप वहां तब तक वेट करेंगे जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, यानी आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप रिपोर्ट करके उसको ठीक कराएंगे। ये चौथी जिम्मेदारी आपकी है। और पांचवी जिम्मेदारी, रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इन हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि प्लांट में किसी को चोट लगा, कहीं से किसी को नुकसान हुआ, तो उसे आपको रिपोर्ट करना है, उसे आपको बताना है। किसे बताना है? सुपरवाइजर को बताना है, इंजीनियर को बताना है, सेफ्टी ऑफिसर को बताना है, कहीं ना कहीं से आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट इसलिए करना है कि मान लीजिए आपको प्लांट में कहीं शार्प एज था और शार्प एज के कारण आपके उंगली में चोट लग गया, इंजरी हो गया, और उंगली में चोट लग गया, इंजरी हो गया, तो आपने यदि किसी को नहीं बताया तो आज आपको हुआ है, कल किसी और को होगा, परसों किसी और को होगा, और अगले दिन किसी और को होगा। लेकिन यदि आज आपने रिपोर्ट कर दिया तो जो कंपनी का सेफ्टी टीम है या जो भी एग्जीक्यूशन टीम है वो मिलके उसका इंस्पेक्शन करेगी और जानने का प्रयास टीम करेगी कि कैसे हादसा हुआ है, और जब उस समस्या के बारे में जानकारी होगा तब क्या करेगी टीम? उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि शार्प एज यानी धारदार चीजें है जिससे उंगली कट गया, तो कंपनी प्रयास करेगी कि उसको हटा दिया जाए कि आगे से कल से किसी को उंगली नहीं कटना, राइट? तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी। तो हमारी जिम्मेदारी कितनी है? वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी 5। वर्कर्स बोले तो हम भी वर्कर हैं, आप भी वर्कर हैं, सारे लोग वर्कर। वर्कर्स मतलब कोई ये निगेटिव वर्ड्स नहीं है, काम करने वाले जो व्यक्ति है उनको वर्कर बोला जाता है। अब काम ऑफिस का भी हो सकता है और सिविल का भी हो सकता है, हाउसकीपिंग का भी हो सकता है, काम काम होता है। तो देखेंगे 5 वर्कर, 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी सुरक्षा खुद रखनी है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी के ऊपर कोई नुकसान हो, या दूसरे कोई भी ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे किसी को चोट लगने की संभावना है, तो उन चीज को आप रोकें। कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जो भी कंपनी का निर्देश है या प्रोसीजर्स है उसको आप पालन करें। जो सुरक्षा के उपकरण आपको दिए गए हैं उसको आप पहने, और कहीं से उसको डैमेज करने का, तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें। कुछ भी आपको ऐसा दिखता है जिसमें चोट लगने की संभावनाएं हैं तो उसको आप पहले अपने से ठीक करने का प्रयास करें, और यदि आपसे ठीक हो गया तो ठीक है, यदि नहीं ठीक हो सकता है आपसे तो आप रिपोर्ट करें ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको ठीक कर दे। और कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ, उस रिपोर्ट को, उसको, इस इंसिडेंट को आप जो है सुपरवाइजर या इंजीनियर के साथ मिलकर के आप रिपोर्ट करें, लोगों को बताएं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, ताकि लोग अवेयर होंगे, लोग समझेंगे, लोग जानेंगे, और कहीं से किसी को कोई नुकसान होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। तो ये आर्टिकल 19C155 में वर्कर की 5 जिम्मेदारियां दी गई है जिसे फुलफिल करने की आवश्यकता है, राइट? आगे बढ़ेंगे। वर्कर राइट्स, अब तो हो गई जिम्मेदारी, अब उनके कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। अधिकार क्या है वो भी जानना जरूरी है। The convention and recommendation not only put a duty on workers but also give those workers rights, उनके कुछ अधिकार। In addition to the basic rights to safe workplace, Article 19 of C155 gives workers the following rights, उनके अधिकार कुछ दिए गए हैं। अधिकार भी चाहिए, आप जिम्मेदारी दे रहे हो तो कुछ अधिकार भी दो। अधिकार क्या कहता है? देखिए ध्यान से। The right to be provided with adequate information on action the employer has taken to ensure occupational safety and health। देखिए, कहने का मतलब है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित
संपूर्ण जानकारी, टू राइट टू द राइट टू प्रोवाइड विद एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, मतलब व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी वर्कमैन को प्रोवाइड करना आवश्यक देना चाहिए, राइट, उनको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं इसके लिए परफेक्ट, कि कोई प्लांट है, तो प्लांट है, वहां पे ऐसा एक केमिकल है बहुत सारे लोगों का जान ले सकता है, ऐसा कोई केमिकल इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में जानकारी वर्कर को भी होना चाहिए कि ये केमिकल खतरनाक है, बहुत डेंजर है, किसी को कुछ कर सकता है, उनको पता होना चाहिए। नहीं जानेंगे तो फिर उस हिसाब से वो लेंगे नहीं, उनको इसका इंफॉर्मेशन देना है। और आपके यहाँ जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित, व्यवसायिक सुरक्षा से संबंधित नियम कानून चल रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी वर्कर को देनी आवश्यक है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। द राइट टू द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड आटो सान के पानी पिलाना एक गिलास, वर्कमैन को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो लगे रहो, कोई इधर ट्रेनिंग नहीं, ऐसा नहीं है, उनको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। यदि वो प्रशिक्षित नहीं रहेंगे तो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो इसके लिए प्रशिक्षण देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्रशिक्षण नहीं देंगे तो उनको चोट लगेगा। तो उनका अधिकार है, को भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग तो हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, हो सकता है। अगला, द राइट टू द, देखिएगा, right to be consulted by the employer on all matters of occupational safety and health relating to their work। वर्कमैन जो है मैनेजमेंट से जाके बात कर सकते हैं, एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से संबंधित यदि वर्कप्लेस में समस्या है तो जाके वर्कमैन जो एम्प्लॉयर है उससे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं कि देखिए हमारे वर्कप्लेस में ऐसी ऐसी दिक्कतें, यहाँ हमारे वर्कप्लेस में प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको थोड़ा देखिए। तो साइट से संबंधित सेफ्टी की समस्या उनको बताने का अधिकार दिया गया है। नहीं तो कई कंपनियां क्या बोलती है, तुम अपना काम करो, हमारे पास सेफ्टी का आदमी है देखने के लिए, तुमको इससे क्या मतलब है, इस तरह की बातें होती है, राइट। तो ऐसा नहीं है, उनको अधिकार है कि वो मिल सकते हैं कंपनी से, बता सकते हैं कि देखिए हेल्थ सेफ्टी से संबंधित ये इस वर्कप्लेस में समस्या है, यहाँ डस्ट ज्यादा उड़ रहा है, यहाँ साउंड ज्यादा आ रही है, इस मशीन में गार्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजरी होने की संभावनाएं है, यहाँ पे फायर होने की संभावना, जो भी समस्या उनको दिखे वो जाके बता सकते हैं। और उसमें एक लाइन लिखा है, उसको जरूर देखना, ऑल मैटर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिलेटिंग टू देयर वर्क, वो काम से संबंधित समस्या होना चाहिए और समस्याओं की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगला, the right to leave a workplace is the worker has reason to think presents an imminent and serious danger to their life or health and not be, देखिएगा ध्यान से, एक वर्ड है, the right to leave a workplace, के पास काम छोड़ के वहां से हटने का अधिकार है, which the worker has reason to think, मतलब उनको ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ सीरियस है, डेंजर है, जो जीवन पे, आपके लाइफ या मतलब जीवन पे या हेल्थ पे प्रभाव डालेगा, राइट, तो वो वहां से छोड़ सकते हैं काम को, एंड नॉट बी कंपेल्ड टू रिटर्न अंटिल इट इज सेफ, और कंपनी को विवश नहीं करना है कि नहीं नहीं तुम काम करो। कंपनी तभी बोलेगा जाने के लिए वापस कि जब वो वर्कप्लेस जो है सुरक्षित हो जाए। बिना वर्कप्लेस सुरक्षित हुए उनको कार्यक्षेत्र में भेजने के लिए कंपनी बाध्य नहीं कर सकता है। तो ये आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ये रिक्वायरमेंट है, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 अधिकार की बात हो गई। अधिकार कौन कौन से हैं एक बार फिर से बता देते हैं। पहला अधिकार है कि स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारियां कंपनी को देना है वर्कमैन को, और वो भी चाहे तो आपसे बात करके ले सकते हैं। दूसरा, राइट की बात जो हो रही है, नेसेसरी ट्रेनिंग, जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो देना है वर्कमैन को हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित। एंड अगला है कि यदि वर्कप्लेस पे कोई समस्या है
तो वर्कमैन कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकता है कि इस कार्य क्षेत्र पे चोट लगने की यहाँ पे संभावनाएं हैं, इस व्यवस्था को आप ठीक करें, वो वर्कर आके बोल सकता है। और चौथा जो दिया हुआ है, वर्कर को अधिकार दिया हुआ है कि यदि उसको लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें चोट लगने की संभावना है, सीरियस इंजरी होने की संभावना है, जान जाने की संभावना है, हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो कार्य क्षेत्र से बाहर आ सकता है, लीव कर सकता है। और जब तक होगा नहीं तब तक कंपनी उसे विवश नहीं कर सकती है कि नहीं नहीं तुम जाओ। यदि वो कार्य क्षेत्र छोड़ के आया, रीजन जेन्युइन है, सही में वहां पे प्रॉब्लम है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्य क्षेत्र को पहले वो सेफ करे, उस कार्य क्षेत्र को पहले उसको ठीक करे, उसके बाद जो है वहां पे वर्कमैन को भेजने की व्यवस्था किया जाए। तो ये राइट्स होता है वर्कर का। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है कि जो C-155 करके रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चालू भी है तो C-155 में हम लोग बात जो किया है उसमें से 3 ठो पहले इंप्लॉयर रिस्पांसिबिलिटी की हमने बात किया है, वो तीनों रिस्पांसिबिलिटी हमने आपको बताया। उसके बाद से रिकमेंडेशंस दिया हुआ है 8, वो रिकमेंडेशंस मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं, आप देख लीजिए एक बार फिर से। यहां से हमने आपको बताया आर्टिकल 16 में C-155 में 3 रिस्पांसिबिलिटी, जो इंप्लॉयर मतलब कंपनी होता है, 3 जिम्मेदारी है। उसके बाद से उनकी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है जो रिकमेंडेशन R-164 में दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 टोटल 8 रिस्पांसिबिलिटी है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कोड आ रहा है वर्कर्स आर आल्सो गिवन ड्यूटीज। तो वर्कर की बात जो हो रही है उसमें आपको हो रही है कि 5 उनकी पहले ड्यूटी दी गई है कि 5 उनकी ड्यूटी है, ये उनको फॉलो करना है। और उसके बाद अंतिम जो है राइट्स, उनके 4 अधिकार भी दिए गए हैं जो उन्हें फॉलो करना है। अब आपको जो चल रहा है मन में कि ये आर्टिकल C-155 क्या है, R-164 क्या है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं मैं 2 मिनट में। पहले इसको हम बता दें तो ये एक ILO का बुक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल आपको मैं छोटा उदाहरण दूं, जैसे आपको मैं बोलूं 302 का मामला क्या है, तो आप समझ जाएंगे IPC 302 की बात बोल रहे हैं, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति किसी का हत्या किया हुआ है, ये 302 का मामला है, राइट। 120 भी क्या है, तो मतलब साजिश किया हुआ है। मतलब ये धाराएं हैं जो फेमस है, जो आपको याद रहती हैं, ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं। तो वैसे ही जो है एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का बुक है, राइट, 1047 पेज का, जिसमें आर्टिकल 155 में आर्टिकल 16 में C-155 में दिया गया है कंपनी का जो रिस्पांसिबिलिटी है वो, उसके बाद उनके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, फिर वर्कर के अधिकार है, फिर वर्कर के भी कुछ ड्यूटी है। तो ये कंपेडियम में दिया हुआ है, तो ये हम आपको डिटेल में बताएंगे तो क्या है जब लीगल आता है तो। इसके बाद और एक स्लाइड है, आप देख लीजिए, अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ हम बात करते हैं आपसे, जो है जो वर्क प्लेस से संबंधित है, कार्य क्षेत्र में इसको लागू किया जाता है। तो जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित जो अभी स्टैंडर्ड चल रहा है उसका नाम है ISO 45001 2018। इसके पहले OSAS 18001 2007 था। OSAS का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड असेसमेंट सीरीज, तो वो अभी चेंज हो गया, ISO में चला आया है। उसके बाद दूसरा है इन्वायरमेंट से संबंधित, तो इन्वायरमेंट से संबंधित जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो चल रहा है आपका ISO 14001 2015। और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित जो चल रहा है अभी वो चल रहा है ISO 50001 2018, जो बिजली को कम करने से संबंधित आपको गाइडलाइंस देता है और बिजली को सेव करने से संबंधित प्रोसीजर्स बताता है। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो चल रहा है ISO 9001 2015। तो ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आने वाले समय में। सेफ्टी, इन्वायरमेंट और एनर्जी को तो विस्तार से ही जाएंगे, क्वालिटी के बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि चारों स्टैंडर्ड्स का क्लॉज सेम रहता है, सिर्फ वहां पे सब्जेक्ट बदलता है। सभी में 10-10 क्लॉज है,
लेकिन कंटेंट बदलता है, लेकिन एक क्लॉज याद करने से 10 का क्लॉज आपको याद हो जाएगा। तो मैं जब IMS पढ़ाऊंगा या 45,000 वर्ड पढ़ाऊंगा और तो आपको चारों के साथ कंपेयर करके भी बताऊंगा। तो ये होता है कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आज के लिए इतने ही, और इसमें अभी तक आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। कोई भी आपके कंसर्न हो उसको एड्रेस किया जाएगा, आप पूछ सकते हैं निश्चित रूप से। तो अभी जितना मैंने बताया, ये लीगल प्रोविजंस वगैरह भी हमने कंसीडर कर लिया, और लीगल प्रोविजन वगैरह